नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन भी था जिसने हमारी तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। यह कहानी किसी बड़ी जंग की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े धोखे और गद्दारी की है जिसने हमें गुलाम बना दिया। एक ऐसी गद्दारी जिसने हिंदुस्तान के दरवाजे अंग्रेजों के लिए हमेशा के लिए खोल दिए और हमें जंजीरों में जकड़ दिया। आज हम बात करेंगे उस काले अध्याय की, जब एक नवाब की गलती और एक अपने की गद्दारी ने हमें बर्बाद कर दिया। यह दास्तान है प्लासी की, उस लड़ाई की जिसने भारत के सूर्य को अस्त कर दिया और अंधेरा छा गया। हम जानेंगे कि कैसे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के पर कतर दिए गए और उसे लूट लिया गया। इस वीडियो में हम उस साजिश की एक एक परत खोलेंगे जो मुर्शिदाबाद के महलों में रची गई थी। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है ताकि हम इतिहास की गहराई में जाकर सच बाहर ला सकें। चलिए अब समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 18वीं सदी के बंगाल में। उस दौर में बंगाल भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर प्रांत माना जाता था। बंगाल की समृद्धि के किस्से 7 समुंदर पार यूरोप तक मशहूर थे और हर कोई वहां व्यापार करना चाहता था। ढाका की मलमल और मुर्शिदाबाद का रेशम पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका था। उस समय बंगाल के नवाबों की ताकत और शान और शौकत देखने लायक हुआ करती थी और उनका सिक्का चलता था। कहा जाता है कि उस वक्त बंगाल अकेले ही पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को टक्कर देने की ताकत रखता था। मुर्शिदाबाद शहर की चमक दमक उस समय लंदन से भी ज्यादा थी और वहां धन की नदियां बहती थीं। साल 1756 में बंगाल की गद्दी पर एक नया और युवा चेहरा बैठा जिसका नाम था नवाब सिराज उद दौला। वह अपने नाना अलीवर्दी खान का सबसे लाडला था और उसे बचपन से ही बहुत लाड प्यार से पाला गया था। सिराज उद दौला की उम्र उस वक्त महज 23 साल की थी और रगों में दौड़ता खून बहुत गर्म था। अलीवर्दी खान ने मरते वक्त सिराज को अंग्रेजों की चालबाजी से सावधान रहने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि ये अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं, जिन्हें छेड़ा न जाए तो शहद देंगे, लेकिन अगर इन्हें छेड़ा गया तो ये काट काट कर मार डालेंगे। और ऐसा ही कुछ होने वाला था। अंग्रेज व्यापारी बनकर भारत आए थे, लेकिन अब उनके इरादे बदलने लगे थे और लालच बढ़ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहना चाहती थी, बल्कि हुकूमत करना चाहती थी। वे धीरे धीरे भारत की राजनीति में दखल देने लगे थे और अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। मुगलों की ताकत कमजोर हो रही थी और अंग्रेज इसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे। अंग्रेजों ने नवाब की इजाजत के बिना ही कलकत्ता में किलेबंदी शुरू कर दी थी। उन्होंने फोर्ट विलियम के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दीं और तोपें तैनात कर दीं। सिराज उद दौला को यह बात अपनी संप्रभुता पर सीधे हमले जैसी लगी और उन्हें बहुत गुस्सा आया। नवाब ने अंग्रेजों को फौरन संदेश भेजा कि वे किलेबंदी रोक दें और दीवारें गिरा दें। लेकिन सत्ता के नशे में चूर अंग्रेजों ने नवाब के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। सिराज उद दौला ये अपमान बर्दाश्त करने वाले शासक नहीं थे और उन्होंने सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने तय किया कि अब अंग्रेजों को उनकी औकात दिखानी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। नवाब ने अपनी विशाल सेना के साथ कासिम बाजार की अंग्रेजी कोठी पर हमला बोल दिया। अंग्रेज इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने घुटने टेक दिए। इसके बाद नवाब की सेना ने कलकत्ता की तरफ कूच किया, जहां अंग्रेजों का मुख्य गढ़ था। 16 जून 1756 को नवाब की सेना ने फोर्ट विलियम को चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेजों के पास नवाब की विशाल सेना का मुकाबला करने की ताकत नहीं थी और वे घबरा गए। गवर्नर ड्रेक और अन्य बड़े अधिकारी डर के मारे पिछले दरवाजे से भाग निकले। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को जहाजों में बैठाया और हुगली नदी के रास्ते भाग गए। पीछे रह गए अंग्रेज सैनिकों ने कुछ देर मुकाबला किया, लेकिन वे ज्यादा देर टिक नहीं सके। 20 जून को नवाब सिराज उद दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया और अपना झंडा फहराया। यहीं पर इतिहास की वह घटना घटी जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज इतिहासकारों का दावा है कि उस रात 140 अंग्रेजों को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद किया गया। वह कमरा इतना छोटा था कि उसमें सांस लेना भी मुश्किल था और दम घुटने लगा था। जून की भीषण गर्मी और उमस ने उन कैदियों का दम घोंट दिया और वे तड़पने लगे। कहा जाता है कि अगली सुबह जब दरवाजा खुला तो सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे थे। हालांकि कई भारतीय इतिहासकार इस आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया झूठ मानते हैं। उनका मानना है कि यह कहानी अंग्रेजों ने नवाब को क्रूर साबित करने के लिए गढ़ ली थी, ताकि वे नवाब के खिलाफ युद्ध छेड़ने का एक जायज कारण दुनिया को बता सकें। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इस खबर ने मद्रास में बैठे अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया।
उस समय मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत ही शातिर अधिकारी मौजूद था। उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी और चालाक इंसान था। क्लाइव ने कसम खाई कि वह इस अपमान का बदला लेगा और बंगाल पर दोबारा कब्जा करेगा। उसके साथ एडमिरल वॉटसन भी अपनी नौसेना लेकर बंगाल की तरफ निकल पड़े। समुद्र के रास्ते एक लंबी और कठिन यात्रा करके वे कलकत्ता पहुंचे और योजना बनाने लगे। क्लाइव ने आते ही सबसे पहले कलकत्ता पर दोबारा कब्जा करने की योजना बनाई। जनवरी 1757 में क्लाइव ने मानिकचंद को रिश्वत देकर कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। मानिकचंद ने बिना लड़े ही अंग्रेजों को रास्ता दे दिया, क्योंकि उसका ईमान बिक चुका था। नवाब सिराज उद दौला को जब यह खबर मिली तो वे बहुत क्रोधित हुए और सेना तैयार करने लगे। लेकिन उस समय नवाब के दरबार में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ साजिशें रचने में लगे हुए थे और उन्हें कमजोर कर रहे थे। क्लाइव बहुत धूर्त था और उसने नवाब की कमजोरी को भांप लिया था। उसने समझ लिया था कि नवाब को सीधी जंग में हराना नामुमकिन है, क्योंकि सेना बहुत बड़ी थी। नवाब के पास 50,000 से ज्यादा सैनिक और भारी भरकम तोपखाना था, जबकि क्लाइव के पास मुट्ठी भर गोरे और कुछ भारतीय सिपाही थे, जो काफी नहीं थे। इसीलिए क्लाइव ने युद्ध के मैदान की जगह साजिश का रास्ता चुना, जो उसे आसान लगा। उसने नवाब के दुश्मनों को ढूंढना शुरू किया और उन्हें अपने साथ मिलाना शुरू किया। सबसे पहले उसने जगत सेठ जैसे अमीर बैंकरों से संपर्क साधा, जो नवाब से खफा थे। जगत सेठ उस समय भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे और नवाब से नाराज थे। अंग्रेजों ने व्यापारियों और अमीरों को डराया कि नवाब उनका धन लूट लेगा। इस तरह क्लाइव ने नवाब के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन क्लाइव को एक ऐसे मोहरे की तलाश थी जो सेना को नियंत्रित कर सके, और उसकी नजर पड़ी नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर पर, जो बहुत लालची था। मीर जाफर अली वर्दी खान का बहनोई था और बहुत ही अनुभवी सेनापति था। लेकिन उसके दिल में नवाब बनने की बहुत पुरानी हसरत दबी हुई थी, जो उसे चैन नहीं लेने देती थी। सिराज के नवाब बनने से मीर जाफर अंदर ही अंदर जलता था और मौके की तलाश में था। क्लाइव ने मीर जाफर की इसी महत्वाकांक्षा को हवा दी और उसे सपने दिखाए। अंग्रेजों ने मीर जाफर के पास एक गुप्त प्रस्ताव भेजा कि वे उसे नवाब बनाएंगे। प्रस्ताव यह था कि अगर वह युद्ध में नवाब का साथ न दे तो उसे नवाब बना दिया जाएगा। मीर जाफर के लिए यह तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी होने जैसा था, और वह खुश हो गया। उसने तुरंत अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया और अपने ही राजा से गद्दारी करने को तैयार हो गया। इस साजिश में राय दुर्लभ और यार लतीफ जैसे अन्य सेनापति भी शामिल हो गए। इतना ही नहीं, नवाब की मौसी घसीटी बेगम भी इस षड्यंत्र का हिस्सा थीं। एक तरफ नवाब अंग्रेजों से लड़ने की तैयारी कर रहे थे और रणनीति बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके अपने ही सिपह सालार उनकी कब्र खोद रहे थे और हंस रहे थे। इस पूरी साजिश में एक और किरदार था, जिसका नाम था अमी चंद, जो बहुत शातिर था। अमी चंद एक सिख व्यापारी था, जो नवाब और अंग्रेजों के बीच बिचौलियां था। उसने अंग्रेजों की साजिश का पता लगा लिया था और उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अमी चंद ने चुप रहने के लिए नवाब के खजाने से एक बड़े हिस्से की मांग की। उसने कहा कि अगर उसे 30 लाख रुपए नहीं मिले तो वह नवाब को सब बता देगा। क्लाइव ने यहां भी अपनी धूर्तता दिखाई और अमीचंद को धोखा देने का प्लान बनाया। उसने 2 दस्तावेज तैयार करवाए, एक सफेद कागज पर और एक लाल कागज पर। सफेद कागज असली था, जिस पर मीर जाफर के साथ समझौते की शर्तें थीं। लाल कागज नकली था, जिसमें अमीचंद को पैसा देने का झूठा वादा किया गया था। क्लाइव ने वॉटसन के जाली हस्ताक्षर करके अमीचंद को वह कागज थमा दिया। इस तरह अमीचंद भी शांत हो गया और साजिश का जाल पूरी तरह बुना जा चुका था। नवाब सिराजुद्दौला इन सब बातों से पूरी तरह अनजान थे और भरोसे में थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी सेना पूरी ताकत से अंग्रेजों को कुचल देगी। आखिरकार वह दिन आ ही गया, जिसका इतिहास को बेसब्री से इंतजार था। तारीख थी 23 जून और साल था 1757 का मनहूस दिन। जगह थी भागीरथी। नदी के किनारे बसा प्लासी का एक आमों का बगीचा। एक तरफ नवाब की विशाल सेना अपनी तोपों के साथ तैनात थी, जो आग उगलने को तैयार थी। दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ डटा हुआ था। नवाब की सेना की संख्या करीब 50,000 थी और अंग्रेजों के पास सिर्फ 3,000 लोग थे। देखने में यह मुकाबला हाथी और चींटी की लड़ाई जैसा लग रहा था। सुबह के समय युद्ध शुरू हुआ और तोपों की गरज से आसमान गूंज उठा। नवाब के वफादार सेनापति मीर मदान और मोहन लाल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अंग्रेजों पर इतना जबरदस्त हमला किया कि अंग्रेजों के पैर उखड़ने लगे। मीर मदान की वीरता देखकर क्लाइव के माथे पर पसीना आ गया था। उसे लगने लगा था कि आज का दिन उसके जीवन का आखिरी दिन होगा।
अंग्रेज सैनिक पेड़ों और गड्ढों के पीछे छिपकर अपनी जान बचा रहे थे। नवाब की तोपें आग उगल रही थीं और अंग्रेजों को भारी नुकसान हो रहा था। फ्रांसीसी तोपची भी नवाब की मदद कर रहे थे और अंग्रेजों पर गोले बरसा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही घंटों में अंग्रेजों की सेना का सफाया हो जाएगा। तभी अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज बारिश शुरू हो गई। यह बारिश नवाब के लिए दुर्भाग्य और अंग्रेजों के लिए वरदान साबित हुई। नवाब के सैनिकों ने अपने बारूद को ढकने का इंतजाम नहीं किया था। बारिश के पानी से नवाब का सारा बारूद भीग गया और बेकार हो गया। दूसरी तरफ क्लाइव बहुत चालाक था। उसने पहले ही तिरपाल मंगवा रखे थे। उसने अपनी तोपों और बारूद को बारिश से सुरक्षित बचा लिया था। जब बारिश रुकी तो नवाब की सेना को लगा कि अंग्रेजों का बारूद भी भीग गया होगा। मीर मदान को लगा कि अब अंग्रेजों की तोपें नहीं चलेंगी और यही मौका है। वह अपनी सेना लेकर निडर होकर अंग्रेजों की तरफ आगे बढ़ा ताकि उन्हें खत्म कर सके। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई और अंग्रेजों ने चाल चल दी। क्लाइव ने अपनी सूखी तोपों से गोले बरसाने शुरू कर दिए, जो मौत बनकर गिरे। अचानक हुए इस तोपखाने के हमले से नवाब की सेना संभल नहीं पाई। एक तोप का गोला सीधा मीर मदान को आकर लगा और वह वहीं शहीद हो गया। मीर मदान की मौत नवाब के लिए बहुत बड़ा झटका थी और उनकी हिम्मत टूट गई। वह उनके सबसे भरोसेमंद और बहादुर सेनापतियों में से एक था, जो वफादार था। घबराए हुए नवाब ने मीर जाफर को बुलाया और उससे सलाह मांगी। उस वक्त नवाब ने अपनी पगड़ी उतारकर मीर जाफर के कदमों में रख दी थी। उन्होंने कहा कि मीर जाफर, अब इस पगड़ी की लाज तुम्हारे हाथों में है। मीर जाफर ने ऊपर से तो वफादारी दिखाई, लेकिन अंदर जहर भरा हुआ था। उसने नवाब को सलाह दी कि आज युद्ध रोक दिया जाए और सेना पीछे हटा ली जाए। उसने कहा कि हम कल सुबह नई रणनीति के साथ अंग्रेजों पर हमला करेंगे। नवाब सिराज उद दौला मीर जाफर की बातों में आ गए और धोखा खा गए। उन्हें नहीं पता था कि वह अपने ही डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। नवाब ने अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दे दिया और बिगुल बजवा दिया। जैसे ही नवाब की सेना पलटी और वापस जाने लगी, क्लाइव ने मौका देख लिया। उसने मेजर किलपैट्रिक के साथ मिलकर पीछे हटती सेना पर जोरदार हमला बोल दिया। नवाब की सेना में भगदड़ मच गई, क्योंकि वे युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। सैनिकों को लगा कि शायद युद्ध खत्म हो गया है और वे बेफिक्र थे। इस नाजुक मौके पर मीर जाफर और राय दुर्लभ अपनी सेना लेकर चुपचाप खड़े रहे। वे बस तमाशा देखते रहे, जैसे कि यह कोई युद्ध नहीं बल्कि नाटक चल रहा हो। नवाब की सेना का एक बड़ा हिस्सा युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ। सिराज उद दौला हैरान थे कि उनकी अपनी ही सेना उनका आदेश नहीं मान रही है। मोहन लाल ने आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अकेले क्या कर सकते थे। गद्दारों की वजह से जीती हुई बाजी नवाब के हाथ से निकल गई। शाम होते होते प्लासी के मैदान में सन्नाटा पसर गया और सब खत्म हो गया। सिराज उद दौला को अपनी जान बचाने के लिए मैदान छोड़कर भागना पड़ा। वह ऊंट पर सवार होकर मुर्शिदाबाद की तरफ निकल गए ताकि दोबारा सेना जमा कर सकें। लेकिन मुसीबत ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और हर कोई दुश्मन बन गया। अगले दिन सुबह होते होते नवाब मुर्शिदाबाद पहुंचे, लेकिन वहां भी कोई सुरक्षित नहीं था। वे अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वहां से भी भाग निकले। वे पटना की तरफ जा रहे थे ताकि फ्रांसीसियों से मदद ले सकें। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और रास्ता कांटों भरा था। रास्ते में राजमहल के पास वे भूख प्यास से बेहाल होकर रुके। वहां एक फकीर ने उन्हें पहचान लिया, जिसका नवाब ने कभी अपमान किया था। उस फकीर का नाम दाना शाह था और उसे बदला लेने का मौका मिल गया। उस फकीर ने नवाब के छिपे होने की खबर मीर जाफर के सैनिकों को दे दी। मीर जाफर के बेटे मीरन ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा ताकि सिराज को पकड़ा जा सके। सिराज उद दौला को पकड़ लिया गया और जंजीरों में जकड़कर मुर्शिदाबाद लाया गया। उन्हें उसी महल में लाया गया जहां कभी उनका हुक्म चलता था और लोग सलाम करते थे। मीर जाफर अब मसनद पर बैठा था और नवाब कैदी बनकर उसके सामने खड़े थे। मीर जाफर अपने बेटे मीरन के कहने पर नवाब को कत्ल करने का आदेश दे दिया। मोहम्मदी बेग नाम के एक शख्स ने नवाब सिराज उद दौला की हत्या कर दी। इस तरह एक युवा नवाब का अंत हुआ और साथ ही बंगाल की आज़ादी का भी। सिराज उद दौला की कटी हुई लाश को हाथी पर रखकर पूरे शहर में घुमाया गया। यह इसलिए किया गया ताकि लोग देख लें कि उनका पुराना नवाब अब नहीं रहा। जनता ने जब अपने नवाब का यह हाल देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और सत्ता बदल चुकी थी। क्लाइव ने अपना वादा निभाया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। लेकिन यह ताज कांटों का ताज था जो मीर जाफर के सिर पर रखा गया था। मीर जाफर नाम का नवाब था। असली लगाम क्लाइव के हाथ में थी। अंग्रेजों ने मीर जाफर से युद्ध के हर्जाने के रूप में करोड़ों रुपए वसूले। नवाब के खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया गया और सब कुछ लूट लिया गया।
कहा जाता है कि खजाने से सोना चांदी ले जाने के लिए सैकड़ों नावें भरनी पड़ी थीं। बंगाल की दौलत अब लंदन की तरफ बहने लगी थी और भारत गरीब होने लगा। मीर जाफर को जल्द ही एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अंग्रेजों की मांगें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थीं और खजाना खाली था। जब मीर जाफर अंग्रेजों का पेट नहीं भर पाया तो उन्होंने उसे भी गद्दी से हटा दिया। अंग्रेजों ने फिर मीर कासिम को नवाब बनाया और यह खेल चलता रहा। प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने की जगह दे दी। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसने अंग्रेजों को शासक बना दिया। प्लासी की हार सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, बल्कि पूरे देश की हार थी। यह पूरे हिंदुस्तान की हार थी, जिसने हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। इतिहासकारों का मानना है कि प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक सौदा था। एक ऐसा सौदा जिसमें बंगाल के अमीर सेठों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। अगर उस दिन मीर जाफर ने गद्दारी न की होती तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। हो सकता है कि हमें 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम न रहना पड़ता। हमारा देश जो सोने की चिड़िया था, वह शायद लूटा न जाता। रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड गया तो वह अपने साथ अपार संपत्ति लेकर गया। वहां उसे प्लासी का बैरन कहा जाने लगा और उसे बहुत सम्मान मिला। लेकिन कहते हैं ना कि पाप की कमाई कभी फलती नहीं है और सुख नहीं देती। क्लाइव पर बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसकी बहुत बदनामी हुई। ब्रिटिश संसद में उसे अपनी संपत्ति का हिसाब देना पड़ा और वह अपमानित हुआ। आखिरकार मानसिक तनाव के कारण उसने खुदकुशी कर ली और उसका अंत बुरा हुआ। लेकिन तब तक वह भारत को जो नुकसान पहुंचा चुका था, उसकी भरपाई नहीं हो सकती थी। मीर जाफर का नाम आज भी भारत में गद्दारी का पर्यायवाची बन गया है। आज भी जब कोई अपने देश या समाज से धोखा करता है तो उसे मीर जाफर कहा जाता है। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर के महल को आज भी नमक हराम ड्योढ़ी कहा जाता है, यानी गद्दार का दरवाजा, जहां से विश्वासघात की शुरुआत हुई थी और देश बिका था। वहां के लोग आज भी उस जगह को मनहूस मानते हैं और नफरत करते हैं। प्लासी के उस आम के बगीचे में आज भी वो स्मारक गवाही दे रहे हैं। वहां की मिट्टी आज भी उस धोखे और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की याद दिलाती है। ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि घर का भेदी ही लंका ढाता है। जब जब भारत के लोग आपस में लड़े हैं, तब तब बाहरी ताकतों ने फायदा उठाया है। चाहे वह पृथ्वीराज चौहान के समय जयचंद हो या सिराज के समय मीर जाफर। इतिहास गवाह है कि हम अपनी कमजोरियों से ही हारे हैं और गुलाम बने हैं। प्लासी की लड़ाई ने हमें सिखाया है कि एकता और वफादारी किसी भी राष्ट्र की नींव होती है। अगर हम एक रहते तो शायद कोई भी विदेशी ताकत हम पर राज नहीं कर पाती। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और हम उसमें फंसते चले गए। हमें यह भी समझना होगा कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। मीर जाफर के लालच ने न सिर्फ उसे बर्बाद किया, बल्कि पूरे देश को डूबा दिया। आज जब हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, तो हमें उस इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी हमें कितनी मुश्किलों और कितने बलिदानों के बाद मिली है। हमें उन गलतियों को नहीं दोहराना है जो हमारे पूर्वजों ने की थीं। आज की यह कहानी सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटने के लिए नहीं थी। यह एक आईना थी जिसमें हम अपने अतीत को देखकर अपना भविष्य सुधार सकें। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश की एकता को कभी टूटने नहीं देंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। हम अपने वतन के साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि प्लासी की यह विस्तृत कहानी आपको पसंद आई होगी। हमने कोशिश की है कि इतिहास के उस महत्वपूर्ण मोड़ को आपके सामने जीवंत कर सकें, ताकि आप महसूस कर सकें कि उस दिन हमारे देश के साथ क्या हुआ था। मीर जाफर का लालच और सिराज का आवेश दोनों ही हमारे लिए सबक हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है, तो इसे लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें पता चलता है कि आप ऐसी ऐतिहासिक कहानियों में रुचि रखते हैं। भारत के इतिहास में ऐसे हजारों किस्से दफन हैं जो आज भी अनसुने हैं। हमारा प्रयास है कि उन सभी किस्सों को खोजकर आपके सामने लाया जाए। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे इतिहास के एक और रोमांचक अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।